हेलो साथियों, नमस्कार। आपका वाई वन स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। साथियों, मुझे आशा है कि आप अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं। आज का जो प्रैक्टिस सेट है आपका 19 नंबर प्रैक्टिस सेट है। ठीक, इससे पहले हमने आपको 18 प्रैक्टिस सेट करा दिया है। ठीक, और आपको पता है जो हमारे अभी हाल ही में परीक्षा होने वाले हैं ग्रुप डी और एनटीपीसी का, रेलवे से संबंधित, और ये सब जो मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, प्लस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपके एग्जाम में ये सब क्वेश्चन बहुत बार रिपीट भी किए गए हैं और संभावित क्वेश्चन है कि आपके एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। आपका सेशन क्या है? अगर आपको क्वेश्चन आ रहा हो तो जरूर क्वेश्चन को कमेंट करके बताइए कि हाँ ऑप्शन क्या सही होगा। ठीक, आइए सेशन शुरू करते हैं आज का। देखिए, पहला हमने आपको क्वेश्चन में पूछ रखा था, जो आपको 18 प्रैक्टिस सेट कराया उसमें एक क्वेश्चन हमने पूछा था कि मनुष्य के रक्त का पीएच मान होता है, मनुष्य के रक्त का पीएच मान होता है, ये पूछ रखा था। तो आपको बताना है क्या अभी तक बताइए आप क्या होगा। पीएच मान जो होता है 7.4 होता है। ठीक, रक्त का पीएच मान जो होता है मनुष्य का वो कितना होता है? 7.4 होता है। ठीक है, आइए आज का सेशन शुरू करते हैं। देखिए, इससे पहले हमने आपको 18 प्रैक्टिस सेट करा दिया। अगर आप क्लास नहीं किए हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर वहां से क्लास कर सकते हैं। ठीक है, आइए आज का सेशन शुरू करते हैं। उससे पहले एक देखिए, आपको सुविचार है, क्या कह रहा है? देखिए, कह रहा है कि मुझ पे तरस मत दिखा ए जिंदगी, मुझ पे तरस मत दिखा ए जिंदगी, मैं कोई बेचारा नहीं हूं, तेरे सामने खड़ा होकर लड़ूंगा तुझसे, तेरे सामने खड़ा होकर लड़ूंगा तुझसे, क्योंकि मैं अभी हारा नहीं हूं, क्योंकि मैं अभी हारा नहीं हूं। तो साथियों, आइए शुरू करते हैं इसी सुविचार के साथ अपनी क्लास। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन और दिख रहा है आपके स्क्रीन पर, और आप कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रखा है? कहा है कि एक लकड़ी के टुकड़े को पानी के नीचे पकड़कर रखने पर उस पर कितना उत्प्लावन बल होगा। ठीक, कहने का मतलब है कि कोई भी लकड़ी का ब्लॉक हो, अगर उसको लेकर हम पानी में क्या डुबोते हैं तो उस कंडीशंस में, है ना, कि उसमें उत्प्लावन बल कितना लगता है, ये पूछ रखा है। और आपके ऑप्शन भी दिख रहे हैं। देखिए, पहला कर रहा है लकड़ी के भार के बराबर, और दूसरा क्या कर रहा है लकड़ी के भार से कम, और तीसरा क्या कर रहा है लकड़ी के भार से अधिक, चौथा कर रहा है शून्य। तो देखिए, अगर हम बात करें कि उत्प्लावन बल उतना ही लगता है जितना कि उस लकड़ी का भार होगा। हम अगर एग्जाम्पल के तौर पे आप ही हैं, अगर आप पानी में कूदते हैं तो अगर आपका जितना भार होगा उतना ही क्या, पानी भी उतना ही उत्प्लावन बल लगेगा नीचे से। ठीक है, तो आपका इसमें ऑप्शन दिख रहा है, क्या हो सकता है? लकड़ी के भार के बराबर। ठीक, जितना आपकी लकड़ी की भार होगा उतना ही क्या हो जाएगा? उत्प्लावन बल होगा। ठीक है, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें ए हो जाएगा। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रेल की पटरियों के नीचे चौड़े लकड़ी के पट्टे, या देखते होंगे सीमेंट के भी पट्टे लगे होते हैं, अब तो सीमेंट के ही लगे हैं, तो लकड़ी के यहां पर बोला है। ठीक, तो देखिए किस लिए लगाए जाते हैं ये पूछ रखा है। देखिए, शॉक एब्सॉर्बर के रूप में कार्य करने के लिए, और दूसरा कर रहा है फिश प्लेट्स को ठीक तरह से बैठाने के लिए, है ना, और तीसरा क्या कर रहा है पटरियों के समांतर रखने के लिए, और चौथा क्या कर रहा है गाड़ी द्वारा उत्पन्न दबाव को कम करने के लिए। देखिए, अगर ये तीन देखा जाए, तीन तो कोई अर्थ ही नहीं समझ में आ रहा है कि ये सब मतलब किस पटरियों को समांतर करने के लिए लगाते हैं, ऐसा नहीं है। देखिए, जब भी ट्रेन गुजरती है पटरी पर से, क्या तो वो क्या करती है? दबाव डालती है किस पर? पटरी पर। और पटरी के जो चौड़े भाग होने चाहिए, कहने का मतलब सतह थोड़ा सा चौड़ा होना चाहिए, इसीलिए क्यों जो चौड़ी लकड़ी के पट्टे लगाए जाते हैं, इसीलिए कि वो क्या, दाब को सहन कर सके। ठीक, यानी कहने का मतलब गाड़ी द्वारा उत्पन्न दबाव को कम करने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन आ रहा हो तो आप क्वेश्चन को कमेंट करके बता सकते हैं कि हाँ इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज क्लास को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक, आइए आगे देखते हैं। आगे क्या कह रहा है? कह रहा है कि बर्फ पानी में तैरता है क्योंकि जो बर्फ होते हैं, आप खुद प्रैक्टिकल किए होंगे, अगर हम बर्फ को पानी में डालते हैं तो क्या होता है? बर्फ तैरता है पानी में। क्यों तैरता है? देखिए, पूछ रखा है। पहला कह रहा है बर्फ कुछ पानी सोख लेता है और तैरता है, और दूसरा कह रहा है बर्फ पानी के बीच रासायनिक अभिक्रिया के कारण, और तीसरा क्या कर रहा है बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, और चौथा कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर हम बात करें, देखिए, बर्फ कुछ पानी सोख लेता है, ऐसा नहीं होता है। ठीक, और दूसरा क्या कर रहा है बर्फ पानी के बीच रासायनिक अभिक्रिया के कारण, रासायनिक अभिक्रिया के कारण ऐसा नहीं होता। ठीक है, बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से क्या होता है? कम होता है। ये आपका सही हो जाएगा। क्या? बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है?
कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि जो मात्रा में वृद्धि के बाद भी अप्रभावित रहती है। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि जो मात्रा में वृद्धि के बाद भी अप्रभावित रहती है। पहला देखिए कह रहा है आयतन, दूसरा कह रहा है द्रव्यमान, तीसरा भार और चौथा घनत्व। तो देखिए अगर हम भौतिक राशि यानी मात्रा में अगर हम वृद्धि करते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर में पानी ही मान लीजिए, ठीक, अगर हम पानी की मात्रा में वृद्धि करते हैं तो स्वाभाविक बात है उसके आयतन में क्या होगा, परिवर्तन होगा और उसके द्रव्यमान में भी परिवर्तन होगा। जब आयतन और द्रव्यमान में परिवर्तन हो रहा है तो भार में भी परिवर्तन होगा, ठीक। लेकिन घनत्व एक ऐसा चीज है जो कि उसके घनत्व में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक, राइट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है उत्प्लावन बल निर्भर करता है, उत्प्लावन बल निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है। पहला कह रहा है कि तरल की गहराई पर, और दूसरा क्या कह रहा है विस्थापित तरल केवल घनत्व पर, और तीसरा कह रहा है विस्थापन तरल केवल आयतन पर, और चौथा कह रहा है विस्थापित तरल के भार पर, ठीक। तो देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तरल की गहराई पर उत्प्लावन बल निर्भर नहीं करता है, ना तो विस्थापित तरल केवल घनत्व, ये भी नहीं, ठीक। और तीसरा क्या करा विस्थापित तरल के केवल आयतन पर, ऐसा नहीं है। देखिए जो भी आपका डिपेंड करता है उत्प्लावन बल वो किस पर डिपेंड करता है, विस्थापित तरल के भार पर, किस पर, जो भी भार होता है, और भार क्या करता है वो अपने आयतन या अपने भार के हिसाब से वो पानी को हटा देता है, ठीक, विस्थापित तरल के भार पर, ठीक। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें डी हो जाएगा, ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि जब बर्फ पिघलती है तो इसका, आप बात समझ रहे हैं, जैसे कि जब बर्फ पिघलता है तो इसके क्या परिवर्तन होते हैं। देखिए पहला कह रहा है आयतन क्या परिवर्तन होता है, दूसरा कह रहा है आयतन घटता है, ये पहला तो आयतन बढ़ता है, दूसरा कह रहा है आयतन घटता है, तीसरा कह रहा है द्रव्यमान बढ़ता है, चौथा कह रहा है द्रव्यमान घटता है। तो देखिए आप खुद देखे होंगे जब बर्फ क्या पिघलता है ना, मान लीजिए कि एक गिलास हो और उस गिलास में क्या बर्फ जमा हो, तो देखिएगा अगर उस लेवल तक ग्लास में पानी भर दीजिए, उसके बाद उसे फ्रीजर में रख दीजिए, जब वो क्या बर्फ में जमता है तो उसका आयतन देखिएगा थोड़ा सा बढ़ जाता है, ठीक, बाहर की तरफ थोड़ा सा निकल जाता है ना, बाहर की तरफ थोड़ा सा निकल जाता है। लेकिन अगर वही बर्फ क्या पिघलेगा, है ना, जब पिघलता है तो क्या उसके आयतन में क्या होता है, कमी होती है, ठीक, क्या आयतन में कमी हो जाती है, यानी जिस लेवल में वह पानी था उस लेवल में हो जाता है, तो आपके क्या आयतन घटता है, हो जाएगा, ठीक। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आयतन घटता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पानी से निकालने पर सेविंग ब्रश, ठीक, सेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण क्या है ना, जो दाढ़ी बनाने में उपयोग करते हैं ब्रश को, है ना, तो उसको जब पानी में से निकालते हैं तो देखेंगे आप उस चिपक जाता हो, किस कारण से चिपक जाता है। देखिए पहला कह रहा है पृष्ठ तनाव, और दूसरा कह रहा है सानता, तीसरा कह रहा है प्रत्यास्थता, चौथा कह रहा है घर्षण। देखिए अगर एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम और आप समझे, जैसे कि हम लोग जब स्नान करते हैं तो हमारे बाल क्या होते हैं, भीग जाते हैं, उस कंडीशंस में जो बाल चिपक जाते हैं पानी से, उस कंडीशंस में भी यही रूल अप्लाई होता है। कहने का मतलब पृष्ठ तनाव के कारण क्या होते हैं, वो आपस में चिपक जाते हैं, ठीक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, पृष्ठ तनाव पर निर्भर करता है, ठीक है, पृष्ठ तनाव के कारण चिपक जाते हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं, आगे क्या है, आगे कह रहा है कि बीजों के अंकुरित के लिए किसकी आवश्यकता नहीं है। जैसे कि आप जानते होंगे, एग्जाम्पल के तौर पे चना को ही ले लीजिए, ठीक, जब चना को हम क्या करते हैं, भिगो लेते हैं, ठीक, भिगो लेते हैं, अगर 1-2 दिन तक घर में ही रखिए तो देखिए वो क्या होते हैं, अंकुरित हो जाते हैं, है ना। जब अंकुरित हो जाते हैं तो ये पूछ रखा है कि किसकी आवश्यकता नहीं हुई कि वह अंकुरित हो गया। तो देखिए पहला कह रहा है पानी, हाँ, पानी नहीं रहेगा तो अंकुरित ही नहीं होगा। दूसरा कह रहा है वायु, है ना, वायु अगर उसमें नहीं आएगा तो नहीं लगेगा तो वो भी नहीं अंकुरित होगा। और धूप और उपयुक्त तापमान, है ना, उपयुक्त तापमान। अब इसमें आप सोच के बताइए कि कौन सी ऐसी इसमें जरूरत नहीं पड़ता, वह क्या ऑटोमेटिकली अंकुरित हो जाते हैं। तो देखिए आप धूप जो है, अगर धूप भी नहीं मिलता है फिर भी क्या वो अंकुरित हो जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप अपने घरों में यह प्रैक्टिकल कर सकते हैं। जैसे हमने कहा कि चना को भिगो कर रख दें, कुछ 1-2 दिन बाद देखिएगा वो अंकुरित हो जाते हैं बगैर धूप के, है ना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज क्लास को लाइक शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि आपको पता है हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो कम से कम आप तो एक लाइक और एक शेयर तो कर सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारे क्लास की नोटिफिकेशन बराबर मिलता रहे और आप प्रैक्टिस सेट करके
यह देखते रहे कि आपका स्कोर कितना जा रहा है। ठीक, आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या कह रखा है। कह रहा है किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है, किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है। थोड़ा इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा आप, क्योंकि एग्जामिनर ऐसे ही क्वेश्चन को घुमाता है। देखिए पहला कह रहा है आलू, आलू देखिए आलू नीचे पाया जाता है। ठीक, और दूसरा क्या कर रहा है गाजर, गाजर भी क्या जमीन के नीचे पाया जाता है। और देखिए मूंगफली, मूंगफली भी क्या नीचे पाई जाती है जमीन के। और चौथा कह रहा है प्याज, प्याज भी नीचे पाया जाता है। अब आप ये सोचेंगे कि पौधे का फल कहाँ है, बात समझ रहे हैं। अब आलू आपको पता है ये सब्जी में आती है, और गाजर भी क्या सब्जी में आता है, और प्याज भी क्या सब्जी में आता है। लेकिन मूंगफली जो है यह किस में आता है, फल में आता है। बात समझ रहे हैं, मूंगफली जो होता है ये फल में आता है। इसीलिए हम क्या कहेंगे इसे कि पौधे, यह फल जो होता है यह जमीन के नीचे पाया जाता है। ठीक है, तो आप समझ गए ना कि ये सब तो सब्जी के प्रजाति है ना, तीन, आलू गाजर प्याज। ठीक, लेकिन मूंगफली जो है क्या है, फल है। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। आगे कह रहा है कि रसेदार सब्जी में प्रयोग होने वाला मशरूम होता है। रसेदार सब्जी में प्रयोग होने वाला मशरूम होता है, क्या होता है आप बताइए कमेंट करके, इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए रसेदार सब्जी में प्रयोग होने वाला मशरूम जो होता है वो कैसा होता है। देखिए पहला कह रहा है कवक, और दूसरा क्या कह रहा है शैवाल, और तीसरा क्या कह रहा है हरित सब्जी, और चौथा कह रहा है पशु मांस। कहने का मतलब जो पशुओं से मांस मिलता है, या हरी सब्जी है ना। तो अगर हम बात करते हैं रसेदार सब्जी में प्रयोग होने वाला मशरूम जो होता है वो क्या होता है, एक कवक होता है। क्या होता है, एक कवक होता है। आपका इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक, आगे देख लेते हैं आगे क्या कर रहा है। आगे कह रहा है किसी तत्व का परमाणु भार बराबर होता है, किसी तत्व का परमाणु भार आपस में बराबर होता है। यह क्वेश्चन देखिए आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आपके एग्जाम में कई बार यह क्वेश्चन रिपीट किया है। ठीक, तो इसमें देखिए क्या हो जाएगा। देखिए पहला कह रहा है तुल्यांकी भार और भौतिक परिवर्तन। ये क्या बात हुई, भौतिक परिवर्तन कहने का मतलब है जैसे कि आपका एग्जाम्पल के तौर पे समझिए कि मान लीजिए कि बर्फ है, जब बर्फ क्या होता है, पिघलता है तो क्या होता है, पानी में कन्वर्ट हो जाता है। कहने का मतलब उसके प्रकृति में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। ठीक, तो उसे हम क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। अब देखिए तुल्यांकी भार और रासायनिक प्रकृति है ना, और तीसरा क्या कर रहा है तुल्यांकी भार और संयोजकता, और चौथा कर रहा है तुल्यांकी भार और अपेक्षित घनत्व। ठीक, तो अगर हम बात करें इसमें, ठीक, अगर आपसे पूछे परमाणु भार किसके, किसी तत्व का परमाणु भार किसके बराबर होता है, तो आप क्या करेंगे, तुल्यांकी भार और संयोजकता। ठीक, ये इसी के बराबर होता है, कौन, किसी तत्व का परमाणु भार। ठीक है, आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसको सार्वत्रिक विलायक कहते हैं, निम्नलिखित में से किसको सार्वत्रिक विलायक कहते हैं। अब आप खुद जानते हैं, इस क्वेश्चन को देखकर आप समझ सकते हैं, जैसे कि अल्कोहल, अल्कोहल को हर जगह आप नहीं मिला सकते। सल्फ्यूरिक अम्ल, अब सल्फ्यूरिक अम्ल को भी आप हर जगह नहीं मिला सकते, बेंजीन को भी नहीं मिला सकते। लेकिन पानी, पानी एक ऐसा मटेरियल दिख रहा है कि इसको आप कहीं पर भी मिला सकते हैं, है ना। तो ये क्या होता है, सार्वत्रिक विलायक होता है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, पानी। ठीक, आगे देख लेते हैं आगे क्या कह रखा है। कहा है कि सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व, सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व, कहने का मतलब जितने भी अम्ल हैं, है ना, उनमें कौन सा ऐसा तत्व होता है जो क्या शामिल ही शामिल होता है, या अधिक मात्रा में शामिल होता है। तो आप देखिए पहला कह रहा है हाइड्रोजन, और दूसरा कह रहा है क्लोरीन, तीसरा कह रहा है ऑक्सीजन, चौथा कह रहा है गंधक। तो देखिए अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन तत्व एक ऐसा तत्व है जो कि सभी अम्लों में पाए जाते हैं, है ना। क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हाइड्रोजन। जैसे कि आपको पता है H2 SO4 होता है ना, और क्या HCl, ये सब क्या है, अम्ल है। इन सब में क्या ये पाया गया है, कौन, हाइड्रोजन, है ना। तो हमारे कहने का मतलब यह है कि, और इस क्वेश्चन का मतलब ही यही है कि सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व क्या होता है, आपका हाइड्रोजन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कह रखा है एक अवगाद्रो संख्या का मान होगा। ये क्वेश्चन देखिए आपको याद ही रखना होगा, है ना। और ये क्वेश्चन काफी कंफ्यूजन करता है। केवल किसमें ये कंफ्यूजन करता है कि 10⁻⁻23 होगा कि 10 केवल 23 होगा, इसी में कंफ्यूजन रहता है और यही गलत हो जाता है। ठीक, तो देखिए पहला क्या कर रहा है 6.022 इंटू 10⁻⁻23, और दूसरा क्या कर रहा है 6.022 इंटू 10⁻23, है ना। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्योंकि हमको पता है 10⁻23 ही रहता है, लेकिन यही कंफ्यूजन रहता है कि माइनस रहेगा कि प्लस में रहेगा। ठीक, तो आपका राइट आंसर, इसमें देखिए कोई समझाने की बात नहीं है, क्योंकि ये एक संख्या है, यह वैल्यू है, इस वैल्यू को याद ही रखना पड़ेगा आपको। ठीक है,
आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या कर रखा है, कह रहा है कि गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया था। गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया था, है ना, किसने किया था। तो देखिए पहला क्या कर रखा है, सीबी देसाई, और दूसरा कर रहा है सीबी रमन, और तीसरा कर रहा है रॉबर्ट हुक, चौथा कर रहा है मैडम क्यूरी। तो देखिए इसमें अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा आपका, जैसे कि सीबी देसाई थे, ये क्या किए, गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किए थे, है ना। सीबी रमन ये नहीं होगा। अब देखिए आपका इसमें राइट आंसर क्या होगा, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक, पहला क्या हो जाएगा, सीबी रमन। ठीक, आपका यही जो थे क्या, गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किए थे। ठीक, आगे देख लेते हैं आगे क्या है। आगे अब यहीं तक आपकी क्लास है, लेकिन एक क्वेश्चन आपको हम हर प्रैक्टिस सेट में एक क्वेश्चन आपको छोड़ते हैं जो कि आपको बताना रहता है। देखिए क्या कर रखा है, कह रखा है कि मकड़ी में कितनी पैर पाए जाते हैं, जो मकड़ी होते हैं उसमें कितने पैर पाए जाते हैं। ये आपका रहा क्वेश्चन जो कि होमवर्क है, आपको इसको कमेंट करके बताना है कि इसका कितने पैर होते हैं मकड़ी के। ठीक, तो हम इस कमेंट का इंतजार करेंगे। अगर आप को क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक शेयर जरूर करिएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारे क्लास की नोटिफिकेशन बराबर मिलता रहे। तब तक के लिए नमस्कार।